हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स फ्यूचर में। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग जैक का मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जैक की तरफ से जो आपको हिंदी में मॉडल पेपर मिला है, हम लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। साथ साथ में उसका आंसर्स भी मैं यहाँ पे करते चलूँगी। अगर बीच बीच में जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। आपको अगर ये ट्रांसलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका ट्रांसलेटेड कन्वर्टेड इंग्लिश में पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। और चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे की क्लास में। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम बरखा नारायण है। मैंने एमकॉम किया है। मैंने एनटीए नेट जो है वो 2 बार क्वालिफाई किया है और अभी मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं कहाँ स्टार्ट करी हूँ। हम लोग सबसे पहले जो है वो अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और स्पेस मिल जाए देखने के लिए, है ना। चलिए, आई होप कि आपके स्क्रीन पे क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का है, वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये इकोनॉमिक्स टर्म जो है वो किस लैंग्वेज से जो है वो डिराइव्ड है। तो ये इसका है हम लोगों का आंसर ग्रीक वर्ड से हम लोगों का टर्म इकोनॉमिक्स जो है वो डिराइव्ड है। ओके, what does each point on production possibility curve shows। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो होता है वो पॉइंट्स एग्जैक्ट जो कर्व के ऊपर में जो पॉइंट होता है वो क्या शो कर रहा होता है, इकोनॉमिकल एफिशिएंट प्रोड्यूसर को शो करता है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा है जो इंडियन इकोनॉमिक्स है। तो ए एंड बी जो है वो आपको देख के आंसर कैंसिल कर सकते हैं। एडम स्मिथ है इकोनॉमिस्ट लेकिन वो फॉरेन के हैं। हम लोगों के रघुराम राजन इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। आरबीआई के ये हेड भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। विच इकोनॉमिक्स गेव दिस स्टेटमेंट। ह्यूमन वेलफेयर को स्टडी करने वाले कौन से इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, तो एल्बर्ट मार्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा है इसमें से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में स्टडी किया जा सकता है, तो हम लोगों का हो जाएगा अ फर्म इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि क्वांटिटी आपका एक गुड का जो है वो दिया हुआ है 20 - 2p, है ना। यहाँ पे कहा गया है कि द डिमांड फंक्शन ऑफ अ गुड इज, एक गुड का डिमांड फंक्शन ये है। और इसी तरीके के यहाँ पे हम लोगों को 20 कस्टमर्स जो है वो है मार्केट में। तो हमको इसका डिमांड मतलब कि बताना है कि मार्केट डिमांड इसका क्या होगा। तो 20 - 2p इज इक्वल टू इंटू 20। एक का डिमांड ये है तो हम लोगों का 20 का डिमांड क्या हो जाएगा, तो 20 × 20 हो गया हम लोगों का 400। 20 इंटू पी 20 इंटू 2 तो हो जाएगा 40p। यहाँ पे इसका आंसर मेरा 400 - 40p, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो 7 का करेक्ट रहेगा। ओके, 8 का यहाँ पे है, व्हाट इज मीन्ड बाय द यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि सभी को कि सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। तो 8 का आंसर मेरा यहाँ पे सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू बी निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। इसमें से हम लोगों को पता है कि मार्जिनल कहीं एक इकलौता होता है जिसका कि वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, वरना एवरेज और टोटल कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं। तो 9 का आंसर जो है वो मेरा डी रहेगा। 10 का है, एट इक्विलिब्रियम कंज्यूमर्स गेट डैश सेटिस्फैक्शन ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड। इक्विलिब्रियम के जगह पे कस्टमर को जो है वो क्या कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, वहाँ पे इक्विलिब्रियम में जब वो तभी पहुँचता है जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। 10 का ऑप्शन यहाँ पे मेरा ए रहेगा।
11 ऑन परचेज ऑफ अ बंडल ऑन अ बजट लाइन कंज्यूमर विल स्पेंड ऑफ हिज इनकम। अगर वो बजट लाइन पे अपना अगर इनकम को खर्च कर रहा है तो वो कितना इनकम खर्च कर रहा होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर वो बजट लाइन पे एग्जैक्टली मतलब कि खर्च कर रहा है तो अपना टोटल इनकम को वहाँ पे खर्च कर रहा होगा। क्योंकि अगर बजट लाइन से वो बाहर गया तो अपने इनकम से वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, बजट लाइन से पीछे यानी अपने इनकम से वो कम खर्च कर रहा है। एग्जैक्टली अगर बजट लाइन पे तो अपना टोटल इनकम जो है वो खर्च कर रहा होगा। यहाँ पे 11 का आंसर आपका सी रहेगा। 12 में आ जाते हैं हम लोग। 12 का है यहाँ पे एक हम लोगों का बजट लाइन है, यहाँ पे ए भी दिया हुआ जिसमें पॉइंट जी है। इसका इलास्टिसिटी हम लोगों को बताना है। इन द ग्राफ ऑन डिमांड लाइन ए बी पॉइंट जी इलास्टिसिटी विल बी। यहाँ पे जी जो है वो जी बी की तरफ में जाएगा तो इसका जी का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे ही ये ऊपर की ओर में मूव करता है तो इसका वैल्यू जो है वो मोर देन 1 होता है, बीच में होता है तो एग्जैक्टली इज इक्वल टू 1 होता है। और ये इस ग्राफ से क्वेश्चन जो है वो हमेशा हर जितने भी सेट्स है वो सभी में पूछा जा रहा था। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके चले जाइएगा, मार्क करके रख लीजिए, समझ लीजिए कि इससे एक क्वेश्चन आपको पक्का ही आने वाला है। तो इसका आंसर 12 का आंसर मेरा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसमें से कौन सा है जो इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशन नहीं है। ओके तो इसमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशन नहीं है। तो सबसे पहला है हम लोगों का यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर नहीं किया जा, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर, यानी कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर किया जाए। लेकिन इंडिफरेंस कर्व का जैसे ही हम लोग पढ़ते तो वहाँ पे कार्डिनल नहीं ऑर्डिनल का बात होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शंस जो है वो सही होंगे। अगर आप वैसे आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। कंज्यूमर एक रैशनल ह्यूमन होता है। कंज्यूमर जो है वो प्रेफरेंस एविडेंट होता है, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ध्यान देता है अपने प्रेफरेंसेस के ऊपर में। और ऑर्डिनल मेजरमेंट जो है वो यूटिलिटी इज़ पॉसिबल। हाँ, ऑर्डिनली मेजरमेंट जो है वो यूटिलिटी का पॉसिबल है। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व या फिर ऑर्डिनल इंडिफरेंस कर्व रहने दीजिए, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि सिर्फ आपको यूटिलिटी का भी अगर आपको चाहिए होगा तो वीडियो जो है वो चैनल पे अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। 13 का आंसर आपका ए रहेगा। 14 में यहाँ पे कंज्यूमर इज रेडी टू स्पेंड 20 रुपीज़ ऑफ हिज इनकम ऑन रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन, प्राइस ऑफ द गुड्स आर। अगर वो अपना इनकम का 20 रुपये जो है वो खर्च करना चाहता है गुलाब जामुन और रसगुल्ला पे, जहाँ पे 4 रुपये जो है वो कीमत है रसगुल्ला का, 5 रुपये कीमत जो है वो गुलाब जामुन का है। तो बताना है हम लोगों की बजट लाइन का इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे है कि अगर ये मेरा x है, एक मेरा x है, दूसरा मेरा क्या है y है। ऑब्वियस सी बात है, बजट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा। x का वैल्यू कितना है 4 है, y का वैल्यू मेरा कितना है 5 है। मैक्सिमम ये खर्च कितना कर सकता है 20 रुपये, है ना। 20 रुपये तक में ही ये मैक्सिमम जो है वो खर्च कर सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो इस तरीके का भी चिन्ह वाला होता तो यहाँ पे चल जाता, लेकिन इस तरीके का ऑप्शन वाला नहीं है, तो यानी कि इक्वल टू वाला भी हम लोग इसको यहाँ पे सही मान करके चल सकते हैं। क्योंकि 5x नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दाम जो है वो 4 जो है वो हम लोगों का रसगुल्ला का पहले दिया हुआ है, और रसगुल्ला के x के लिए जो है वो वैल्यू 4 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 4 वाला ही हम लोगों को लेना था। ये तो हम लोग देखते ही कैंसिल कर सकते थे। यहाँ पे ग्रेटर देन इधर वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये इक्वल टू इधर ग्रेटर देन अगर दिखा रहा है, यानी कि 20 रुपये से ज़्यादा वो खर्च कर सकता है। तो यहाँ पे 14 का आंसर आपका सी रहेगा। 15 का है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 गुड्स कॉम्बिनेशन इज कॉम्पिटेटिव गुड। इसमें से कौन सा 2 गुड्स जो है वो आपस में कॉम्पिटेटिव है। ऑप्शंस को अगर आप देखें तो उसे डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि पेप्सी एंड कोका कोला जो है एक ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपस में क्या है कॉम्पिटेटिव है। 15 का आंसर आपका डी रहेगा। 16 का है इफ द डिमांड प्राइस लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस देन डिमांड इलास्टिसिटी विल बी गुड। डिमांड इलास्टिसिटी विल बी, अगर हम लोगों का इस तरीके से है पैरेलल, अगर वो वाई एक्सिस के है, अगर यहाँ पे है तो इसका प्राइस अगर ये कितना भी इंक्रीज करे या कितना भी डिक्रीज करे, इसका डिमांड में किसी तरीके का चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको इलास्टिसिटी मतलब कि क्या है 0 है। आपको अगर ध्यान से मतलब इन सभी चीज़ों को जो है याद रखना, तो आप छोटे छोटे ग्राफ बना करके भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में जितना ज़्यादा आप मतलब कि ले लीजिएगा
ग्राफ का हेल्प उतना अच्छा रहेगा. व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन? अब प्रोडक्शन से क्या मतलब होता है हम लोगों का? कन्वर्टिंग और रॉ मटेरियल इनटू इनपुट इनटू आउटपुट, बिल्कुल सही है. क्रिएटिंग न्यू यूटिलिटी, बिल्कुल सही है. प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय यूजिंग फैक्टर्स, हाँ हम लोग फैक्टर्स का यूज करके नया गुड को प्रोड्यूस करते हैं. ऑल ऑफ दिस. 17 का यहाँ पे आंसर मेरा डी रहेगा. 18 है इन रिलेशन विद द वेरिएबल फैक्टर्स चेंजेस इन टोटल प्रोडक्शन रेट इज कॉल्ड एज. अगर हम लोग बात करें वेरिएबल फैक्टर्स को टोटल प्रोडक्शन का आपस में रिलेशन का, तो वेरिएबल फैक्टर्स के चेंज में हम लोग का टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं. 18 का आंसर यहाँ पे मेरा बी रहेगा. हु इज प्रोड्यूसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हम लोग प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? तो प्रोड्यूसर कोई भी एक इंसान हो सकता है जो कि किसी भी नए गुड को प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो यहाँ पे पर्सन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द फैक्टर्स. तो 19 का आंसर यहाँ पे मेरा ए होगा. बाकी सभी जो ऑप्शन जो है वो आप देख के कह सकते हैं कि ऑप्शन बी में कंज्यूम का बात कर रहा है, ऑप्शन सी में भी बाई का बात कर रहा है, ऑप्शन डी में भी जो है वो बाई का बात कर रहा है. प्रोड्यूसर का काम बाई करना नहीं, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? प्रोड्यूस करना किसी भी गुड्स और सर्विसेज का अपने फैक्टर्स को इस्तेमाल करके. अब आपका हो सकता है कि मैम बाई नहीं करेगा तो सेल मतलब कि प्रोड्यूस कैसे करेगा? तो वो अलग होता है. बाई एंड सेल वहाँ पे नहीं होता है. पहले तो प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे आपका सिर्फ आंसर में रहेगा कि आपको अलग अलग फैक्टर्स का यूज़ करके वो जो क्या कर रहा है, एक फिनिश्ड गुड जो है वो या सर्विस जो है वो क्रिएट कर रहा है. 5 यूनिट ऑफ गुड्स 5 यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स यूज्ड फॉर 24 गुड्स, है ना. 5 यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग फैक्टर यूज्ड फॉर 20 प्रोडक्शन ऑफ 24 गुड्स एंड बाय यूजिंग 6 यूनिट 30 गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना. देन व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट? 5 यूनिट का इस्तेमाल करके 24 यूनिट बनाया, 6 यूनिट का इस्तेमाल करके 30 यूनिट बनाते हैं. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का? वो 24 एंड 30 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 6 का. तो मार्जिनल यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा आंसर? 20 का डी. 21 का है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के रेवेन्यू रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट इज कॉल्ड एज द. एक एक्स्ट्रा यूनिट रेवेन्यू आने से हम लोगों का उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब भी एक एक्स्ट्रा यूनिट का बात किया जाता है तो वो किसके लिए बात करता है? मार्जिनल का बात कर रहा होता है, एवरेज और टोटल में नहीं होता है. तो जब भी एक एक्स्ट्रा यूनिट का बात करें तो यहाँ पे या कॉस्ट लिखा हुआ रहे या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ रहे तो वो हमेशा मार्जिन का ही होता है. आप क्वेश्चन का आंसर जो कर रहे हैं तो वहाँ पे बस देख लीजिए कि वो किसके संदर्भ में पूछा गया है, रेवेन्यू से या कॉस्ट से या प्रोडक्शन से. बस उससे रिलेटेड जहाँ पे भी मार्जिनल लिखा हो उसको सीधे आप उसका आंसर कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू का पूछा था, मार्जिनल रेवेन्यू मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा. 22 का है ऑन गुड्स ऑन चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी विच काइंड ऑफ कॉस्ट इज चेंज. अगर हम लोग चेंज करते हैं प्रोडक्शन की क्वांटिटी में तो कॉस्ट में किस तरीके का चेंज जो है उन लोगों को देखने को मिलता है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी चेंज नहीं होगा. यहाँ पे मेरा चेंज क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा. तो 22 का आंसर मेरा सी रहेगा. ओके, 22 तक हो गया है. 23 का है कि इफ सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी पासेस थ्रू द ओरिजिन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ कमोडिटी. अगर हम लोगों का इस तरीके से है सप्लाई कर्व, ओके, जो बिल्कुल बीच से होके गया हुआ है, यानी कि बिल्कुल ये बीच से चल रहा है, यानी कि जितना भी प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही से क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, उसका सप्लाई का कंटिन्यूस जो है वो इस तरीके से हो रहा है, बिल्कुल इक्वल. ये इस तरीके से इधर डाउनवर्ड नहीं है, इस तरीके से ये बिल्कुल ऐसे स्लैंट भी नहीं है, ये बिल्कुल मीडियम से चल रहा है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल 1 के है. यहाँ पे 23 का आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 1, यानी कि बी. 23 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी रहेगा. ओके, 24 मान लिया जाए कि बाजार, चलो यहाँ पे है, मान लिया कि यहाँ पे तीन जो है वो फर्म है वो एक ही तरीके के. सपोज अ मार्केट देयर आर 3 सिमिलर फर्म्स and on a price of a good ₹5 per unit of firm supplies 50 units, then what will be the market supply. अगर 5 रुपये के हिसाब से अगर एक फर्म जो है वो 50 यूनिट सप्लाई करने के लिए तैयार है तो बताना है कि मार्केट का सप्लाई मतलब कि कितना होगा. यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 150 यूनिट. अगर एक 50 दे रहा है तो 3 कितना दे देगा? 150 यूनिट दे देगा. अ प्रोड्यूसर रिसीव रेवेन्यू ऑफ ₹50 ऑन सेल ऑफ 5 यूनिट एंड
76 यूनिट, व्हाट विल बी द मार्जिनल। फिर यहाँ पे मार्जिनल का बात कर रहा है, तो 5 में 50 यूनिट अर्न किया, 6 यूनिट बेच के वो 70 अर्न किया, तो एक यूनिट के चेंज से कितना रेवेन्यू में चेंज हुआ था, 20 यूनिट्स 20 रुपीज़ का चेंज हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। 25 का आंसर आपका डी है। ओके, ट्वेंटी सिक्स का है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पॉइंट किस जगह पे अचीव होता है, जहाँ पे हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर जो है वो कब प्रोडक्शन अपना रोक देता है, तो शॉर्ट रन में जब एटलीस्ट वो अपना अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं अगर अचीव कर पा रहा होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका है वो बिल्कुल करेक्ट होगा 27 का। जब वहाँ पे अपना मिनिमम वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक भी अचीव नहीं कर पा रहा, तो अपना प्रोडक्शन को रोकना उसके लिए ही बेहतर रहता है, क्योंकि अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं अचीव कर रहा है शॉर्ट रन में, वो उतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो अपना वेरिएबल कॉस्ट भी अगर मतलब कि नहीं अर्न कर पा रहा है, तो उसके लिए काम करना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको प्रोडक्शन अपना बंद कर देना चाहिए। इन अ लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स अर्न्स विच काइंड ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे लॉन्ग रन में सिर्फ कैसा प्रॉफिट वो अर्न करता है, तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट वो गेन कर पाता है। एक कमोडिटी है जिसका डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, है ना, डिमांड एंड सप्लाई कर्व का इस तरीके से फंक्शन जो है वो दिया हुआ है, तो उसका जनरल प्राइस क्या होगा, ऐसा पूछा गया हम लोगों से। तो हम लोगों को पता है कि इस तरीके से जब होता है वो डिमांड इधर है, सप्लाई इधर से है, तो इसका जनरल प्राइस हम लोगों को जहाँ पे वो दोनों इक्वेट होता है वहाँ से हमको पी जो है वो मिल जाता है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन को भी अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 10 माइनस 2p इज इक्वल टू 5 प्लस 3p हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो 10 माइनस 5 इधर हो जाएगा और 3p प्लस 2p हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इधर ये माइनस में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जा करके ये प्लस में हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 5p। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो p का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 5/5 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका आंसर 29 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि, इफ अ कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेड बाय 5% देन इट्स सप्लाई इंक्रीजेज बाय 4%, व्हाट विल बी द सप्लाई इलास्टिसिटी। किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी आप सप्लाई मतलब कि किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी आप फाइंड आउट कर रहे हो, ऊपर में आप हमेशा क्या मेंशन करेंगे, क्वांटिटी, नीचे में आपका क्या रहेगा, प्राइस या इनकम जो भी हो। अगर इनकम इलास्टिसिटी आप कर रहे हैं तो ऊपर में भी फिर भी आप ऊपर में क्वांटिटी ही रखिएगा, नीचे में आपका इनकम रखिएगा। यहाँ पे क्वांटिटी में आपका कितना चेंज हो रहा है, 4% से, आपका प्राइस में कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, 5% से। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.8। तो इसका आंसर 30 का आंसर आपका सी रहेगा। ओके, चलिए 30 तक हो गया, बस 10 क्वेश्चन हम लोगों को और सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारे के आंसर्स जो है वो आपका डायरेक्ट है, और बहुत ज़्यादा अभी इसमें टाइम देने से कोई मतलब बनता नहीं है। जो समझाने वाले हैं वो मैं समझाते चल रही हूँ, बाकी जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनका कुछ नहीं किया जा सकता, वो आपको स्टैटिक पोर्शन में है, वो आपको याद रखना खुद ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। 30 तक हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग आते हैं 31 में। 31 का है, अ फर्म प्रॉफिट कैन बी शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक फर्म का प्रॉफिट जो है वो किससे शो किया जा सकता है, जहाँ पे उसका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होगा, वहाँ पे हम लोग अपने फर्म का प्रॉफिट को जो है वो शो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है वो इररिलेवेंट है, जिसका कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 32 का है, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, फर्म किसी भी तरीके का हो, आपका मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, परफेक्ट हो, तो सभी में इक्विलिब्रियम में कभी होते हैं जब मार्जिनल रेवेन्यू एटलीस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो रहा होता है, तो भी वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। कम से कम उतना तो रेवेन्यू अर्न कर पा ही रहा है जितना उसका कॉस्ट लग रहा है, तभी वो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में आ जाता है। 33 का है, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में इंक्रीज व्हेन। एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में इक्विलिब्रियम प्राइस में इंक्रीज कैसे हो सकता है। हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो थोड़ा सा से भी इंक्रीज होता है ना, तो उसका
डिमांड प्राइस अगर इंक्रीज करेगा थोड़ा से भी तो उसका ये कम हो जाता है डिमांड, सॉरी, है ना। प्राइस इंक्रीज करेगा वहाँ पर उसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन कब होगा कि उसका प्राइस, सॉरी, उसका डिमांड जो है वो, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि सपोज कीजिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये था, ठीक है, आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये था। आपको कहा गया है कि आपका ये प्राइस को जो है आपको इंक्रीज करना है, ओके। तो प्राइस इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप पहले क्या कीजिए, इसको आप देखिए कि आपको इंक्रीज ऐसे करना है, आपको यहाँ तक जाना है। तो इसके लिए आपको अगर प्राइस इंक्रीज करना है आपका, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिचुएशन क्या है आपका यहाँ पे कि आपका अगर सप्लाई यहाँ पे आ जाए, पीछे की ओर में शिफ्ट कर जाए, तो आपका ये प्राइस जो है वो इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज कब कर जाएगा, जब आपका सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का 33 का ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि हम लोगों का यहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाय लेबर। लेबर से हम लोग क्या मतलब समझते हैं। लेबर, आप लोग सिर्फ लेबर को, उसी लेबर को नहीं कह सकते हैं जो कि सिर्फ डेली वेजेस पे काम करते हैं। लेबर हर वो है जिसमें स्किल्ड इन्वॉल्व होता है, आपसे में स्किल्ड, फुल स्किल्ड और जितने भी अनस्किल्ड लेबर है सभी को आप लेबर की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर रखें तो स्किल्ड अनस्किल्ड से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ लेबर से भी कोई लेना देना नहीं है। 34 का आंसर मेरा यहाँ पे डी रहेगा, वर्किंग आवर्स ऑफ अ पर्सन। 34 का आंसर डी है। 35 में है, इफ अ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर इज MPL, मार्जिनल प्रोडक्ट है किसी लेबर का जो है L है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज P, प्राइस जो है वो P है। देन व्हाट वुड द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का हम लोगों का प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू प्राइस। 35 का आंसर यहाँ पे मेरा ए रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है क्वेश्चन नंबर अपना 36 पे। 36 पूछा है कि मोनोपोली गुड्स डिमांड विल बी मोर देन वन। मोनोपोली में गुड्स का डिमांड एक से ज़्यादा कब होगा, तो इनकम ज़ीरो हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि इनकम ज़ीरो, मार्जिनल इनकम अगर ज़ीरो है तो वहाँ पर डिमांड इंक्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इनकम जब पॉजिटिव रहेगा तो हाँ, इनकम में मतलब कि सॉरी डिमांड में चेंज हो सकता है, नेगेटिव में भी चेंज नहीं होगा। अगर इक्वल भी रहेगा तो भी किसी तरीके का चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिल सकता है। तो 36 का आंसर आपका बी रहेगा। 37 है, इन अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सिचुएशन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मोनोपोली प्रोडक्शन वॉल्यूम इज। अगर हम लोग देखें परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो इस कंपैरिजन में बताना है हम लोगों को कि परफेक्ट में प्रोडक्शन ज़्यादा, परफेक्ट में प्रोडक्शन कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा या इक्वल रहेगा मोनोपोली के, हमको उसका आंसर देना है। तो परफेक्ट में हम लोगों का क्या रहेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कम होता है। इसलिए हम लोगों का इक्विलिब्रियम तभी ना होता ना जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन में छोटे छोटे मार्जिनल रेवेन्यू अर्न ही कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा ताकि वो अपने मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल जो है वो पहुंच जाए। तो यहाँ पे मेरा 37 का आंसर बी रहेगा। 38 में पूछा गया है, इन विच इज मार्केट इज करेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंशिएटेड प्राइस। डिफरेंशिएटेड प्राइस किस तरीके के मार्केट में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो मोनोपोली में हम लोगों को डिफरेंशिएटेड प्राइस जो है वो देखने को मिलता है। 39 में है, इन अ लॉन्ग रन विच मार्केट्स अर्न्स एब नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़ के आए कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है किस में आता है, तो परफेक्ट में कमाया जाता है। प्योर भी परफेक्ट का ही दूसरा नाम है। लोकल मार्केट, जैसा कि कुछ हम लोग अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी नहीं किए हैं, तो 39 का आंसर मेरा कितना रहेगा, सी रहेगा। मोनोपोली मार्केट में हम लोग जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। इन अ मोनोपोली नंबर ऑफ बायर्स आर, मोनोपोली में बायर्स की संख्या कैसी होती है, तो एक कम, जीरो अधिक।
तो ऑब्वियस सी बात है मोनोपोली में नंबर ऑफ बायर्स जो है वो अधिक रहते हैं एज कम्पेयर टू सेलर्स। ओके, तो 40 का आंसर आपका डी रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों की जितने भी सवाल थे सभी का जवाब देने में सफल रही। और अगर आपको किसी तरीके के और फर्दर डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसका आंसर करूँगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। एंड इसका नेक्स्ट 4 और 5 जो पार्ट है वो भी 1-2 दिन के गैप में जो है वो आ जाएगा। और साथ में मैंने मैक्रो का जो है वो पोर्शन करवाना स्टार्ट कर दिया है। मैक्रो का इंट्रो का चैप्टर्स जो है वो आ गए हैं। अगर आपको अभी से ही प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए जो आपके सब्जेक्टिव होने वाले हैं तो उसके लिए आप तैयारी जो है हमारे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। उसका भी मैं फुल कोर्स जो है वो लाऊंगी। होप कि ये वीडियोस जो मेरे तरफ से आ रहे हैं आप सभी के लिए जो है वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये जो इकोनॉमिक्स का जो है ये सभी के लिए होता है, आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों के क्लास 12 के लिए जैक का। तो ये मत सोचिए कि मैं आर्ट से हूँ, साइंस से हूँ या कॉमर्स से, तो आप लोगों को किसी तरीके का डाउट करने का ज़रूरत नहीं है, तीनों के लिए सेम ही रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट आपको कौन से नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि उस पर बना दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर and please come back again. Thank you so much.